जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो हमेशा किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाए जाते हैं। यस सर। किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाए जाते हैं अकाउंट्स, और फिर उसके बाद हमारे पास में होता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमने पिछली बार सीखा था। थ्री वे मैच होना चाहिए: पीरियड, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। एक्सपेंस। तीन चीज़ें मैच होना ज़रूरी है: पीरियड, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो अगर आप किसी, मान लीजिए किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अकाउंट्स बना रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 टिल 31 मार्च 2021, तो इस पीरियड में जितना भी आपने रेवेन्यू अर्न किया है वो सारा रेवेन्यू आपको अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालना है। चाहे आपको पैसा मिला चाहे ना मिला। मतलब मान लीजिए आपने सेल कर दी, सेल्स इज़ डन बट कैश नॉट रिसीव्ड, तो स्टिल हम क्रेडिट सेल की एंट्री करते हैं। तो इनकम तो हमारी हो गई, कैश नहीं मिला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैश को हमें नहीं देखना, हमें ड्यू बेसिस पे चलना होता है। आपका ट्रांजैक्शन हो गया तो आपको उसकी सेल बुक करना ज़रूरी है। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का जितना भी रेवेन्यू है सारा बुक करना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया तो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है, मैचिंग प्रिंसिपल को आपने फॉलो नहीं किया। इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना खर्चा किया, इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना खर्चा किया है, उस सारे खर्चे को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना आपको ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं सर। हम। इस रेवेन्यू को, जो इनकम आपने सेल करी, इसको अर्न करने के लिए जितना खर्चा किया गया है वो सारा खर्चा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालना आपको ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। इस अप्रैल से मार्च तक मैंने सेल्स करी लेट से 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है ना। जहाँ से मैं अपना बिज़नेस चलाता हूँ वो बिल्डिंग मैंने रेंट पे ली हुई है। तो वहाँ का रेंट जो है, बिल्डिंग का रेंट इज़ लेट से 2,000 रुपीज़ पर मंथ। 2,000 रुपये पर मंथ का उस बिल्डिंग का रेंट है। पूरा साल मैंने बिज़नेस चलाया है तो 12 मंथ्स का रेंट यहाँ पर 24,000 रुपीज़ आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पूरा साल मैंने बिज़नेस चलाया है। मान लीजिए कि मेरे पास थोड़ा सा कैश का क्रंच था, कैश नहीं था मेरे पास, तो मैंने जो लैंडलॉर्ड है उसको 12 महीने का रेंट पे नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ 8 मंथ्स का रेंट पे किया, 16,000 रुपीज़। 8 मंथ्स का रेंट पे किया गया है। अब अगर मैं इसके बेस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर देता हूँ, नेट प्रॉफिट कितना आएगा। मान लीजिए अदर एक्सपेंसेस भी मेरे कुछ थे यहाँ पर, सारे अदर एक्सपेंसेस एक साथ लिख लेते हैं। लेट से 1,50,000। मेरा नेट प्रॉफिट इसके बेस पे कितना आ रहा है, 2 लाख रुपीज़ माइनस 16,000 माइनस 1 लाख, 34,000 नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है। पॉइंट इज़ कि क्या ये नेट प्रॉफिट सही है? नो सर। नहीं है सही, क्योंकि मैंने यहाँ पर बिल्डिंग तो पूरा 12 महीने काम में ली है। यस। अगर मैंने पूरा 12 महीने बिल्डिंग काम में ली है तो पूरे 12 महीने का रेंट यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यस। पूरा 12 महीने चला है। तो इस 2 लाख को अर्न करने में 12 मंथ्स के रेंट का खर्चा हुआ है, सिर्फ 8 मंथ्स के रेंट का खर्चा नहीं हुआ, पूरे 12 मंथ्स के रेंट का खर्चा हुआ है। तो इट मीन्स कि यस। ये गलत है। गलत। हम इसको कैसे बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे कि मेरा 4 महीने का रेंट इज़ आउटस्टैंडिंग। क्योंकि ये सिर्फ 8 मंथ का रेंट है। यस, हाँ। आउटस्टैंडिंग रेंट करके मैं यहाँ पर जोड़ूंगा। इधर मैं 16,000 लिखूंगा, इधर मैं 4 महीने का 8,000 लिखूंगा। 24,000। और अब मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आएगा ये यहाँ पर ठीक आएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब कि अ, आपका कोई एक्सपेंस है जो कि ड्यू हो गया है, खर्चा हो गया है, पे करने के लिए ड्यू हो गया है, लेकिन आपने पे नहीं किया। तो इससे हम क्या प्रिंसिपल पे आते हैं, दो तरह से अकाउंट बुक्स फॉलो कर बनाई जाती है: मर्केंटाइल बेसिस और कैश बेसिस। सुना आप लोगों ने पहले? नो सर। नहीं सुना है। देखिए, मर्केंटाइल बेसिस मतलब कि ड्यू बेसिस पे आप अकाउंट बुक्स बना रहे हैं। मतलब जो
जर्नल एंट्रीज आप डाल रहे हो ड्यू बेसिस के ऊपर डाल रहे हो। ड्यू बेसिस मतलब मेरा खर्चा ड्यू हो गया, ड्यू का मतलब पे करने के लिए ड्यू हो गया, है ना। जैसे आपकी स्कूल, आप स्कूल जाते हो, स्कूल ने आपको बोला कि भाई हर क्वार्टरली फ़ीस पे करनी है और फर्स्ट क्वार्टर के शुरू में पहली तारीख को आपको फ़ीस पे करनी है। तो 1 तारीख को ड्यू हो गई है, आप पे माई मे बी 10 दिन बाद करिए, 15 दिन बाद करिए, वो कैश फ्लो अलग चीज़ है, बट खर्चा आपका यहाँ पर ड्यू हो गया। कैश बेसिस में क्या होता है, जब एक्चुअल में कैश पे किया जाएगा या एक्चुअल में कैश रिसीव होगा तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डाली जाती है, उसके पहले नहीं डाली जाती। तो एंट्रीज आर मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन कैश इज एक्चुअली पेड और रिसीव्ड, ठीक है ना। तो कैश बेसिस वाले में कोई डेटर क्रेडिटर होगा ही नहीं। अगर कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जा रही है तो कोई डेटर क्रेडिटर होगा ही नहीं। आप सीधा एंट्री तभी डालोगे जब कैश आपको मिलेगा या कैश आप पे करोगे। लेकिन मर्केंटाइल बेसिस, ड्यू बेसिस पे कर रहे हो, क्रेडिट सेल हो गई, पैसा नहीं मिला है, लेकिन हम डेटर अकाउंट में एंट्री डालते हैं। क्रेडिट परचेज हो गई, आप एंट्री डालते हो परचेज की, क्योंकि खर्चा मेरा ड्यू हो चुका है इसलिए, चाहे एक्चुअल कैश पेमेंट नहीं किया हो। अधिकतर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, सब जगह मर्केंटाइल बेसिस पर ही अकाउंट बुक्स बनाए जाते हैं, कैश बेसिस पे नहीं बनाए जाते। आपके सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं, कैश बेसिक सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ उसमें पेड हो चुका है कैश, हाँ कैश, मतलब एक्चुअल कैश पे कर आउटस्टैंडिंग। दिया गया, एक्चुअल कैश पे कर दिया गया, तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डालोगे, उसके पहले नहीं डालोगे। ओके सर। अगर सेल कर रहे हो तो अगर कैश मिला है तो ही सेल की एंट्री करोगे, अदरवाइज आप उसमें सेल की एंट्री नहीं करोगे। लेकिन मर्केंटाइल बेसिस में ऐसा नहीं है। मर्केंटाइल बेसिस में हाँ भाई, ट्रांजैक्शन हो गया, कैश चाहे 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोस्ट ऑफ द, अधिकतर ओके जगह पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मर्केंटाइल बेसिस पे फॉलो बनाई जाती है। कैश बेसिस बहुत ही रेयर जगह पे फॉलो होता है। आपके सिलेबस में जितने आप क्या बोल रहे थे, डेटर अकाउंट ऐसे कुछ? हाँ डेटर है, जैसे डेटर में क्या होता है, क्या डेटर जब होता है तो सेल करते हैं हम उसको, डेटर को उधार पे, यस सर। तो कैश मिला होता है हमें, हाँ नहीं। नहीं मिला होता, फिर भी हम एंट्री करते हैं ना, हाँ तो मर्केंटाइल बेसिस है। ओके। क्रेडिटर में हम उधार पे परचेस कर रहे हैं, एक्चुअल कैश पे नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डाल रहे हैं, तो दैट इज़ मर्केंटाइल बेसिस, यस है ना। तो मर्केंट, आपके सिलेबस में जितने भी आप अकाउंट्स के चैप्टर हैं, आपके सारे मर्केंटाइल बेसिस को फॉलो करते हैं। तो इसी बेसिस पे जब मैं रेंट की एंट्री, मेरी किराया ड्यू तो हो गया मकान मालिक को देने का, मैंने दिया नहीं है, तो मैं उसकी एंट्री आउटस्टैंडिंग के नाम से करूँगा। तो ये मेरा मैचिंग प्रिंसिपल के कारण हो रहा है, बिकॉज मुझे जितना मेरा रेवेन्यू है उतना, उसको अर्न करने के लिए जो भी खर्चा किया गया वो खर्चा मुझे यहाँ पर दिखाना ज़रूरी है। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस में मुझे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना था। प्रीपेड एक्सपेंस में मैंने ज़्यादा पे कर दिया था, आगे का भी पीरियड का मैंने पे कर दिया था, लेकिन मैं आगे के पीरियड को प्रॉफिट लॉस में नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना है। या अगर मैं ड्यू बेसिस की बात करूं तो वो ड्यू हुआ ही नहीं था मेरा अभी तक, ठीक है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस इज एन असेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी। समझ आ गई बात आपको दोनों को? यस तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपको हमेशा, आउटस्टैंडिंग कोई भी तरह का खर्चा हो सकता है, रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के जब करेंगे तो बहुत सारी बैलेंस शीट्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा लायबिलिटी साइड में, तो Yes. आपको उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये क्या चीज़ है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस Yes. मतलब उतना खर्चा पे नहीं हुआ है, इसलिए एक लायबिलिटी आपकी पड़ी हुई है। या प्रीपेड एक्सपेंस लिखा हुआ आएगा असेट साइड में, तो मतलब ये अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना पेंडिंग है, बिकॉज इट वॉज पेड इन एडवांस। ये आउटस्टैंडिंग एंड सर प्रीपेड असेट में कैसे जाएगा? प्रीपेड असेट में कैसे जाएगा? ओके, मान लीजिए कि आपने मुझे पैसा दिया, जैसे आप मुझे फ़ीस पे करते हो, आपने मुझे आगे 6 महीने की फ़ीस अभी दे दी, ठीक है ना। तो क्या एक्चुअल में फ़ीस ड्यू हुई है?
नो सर। नहीं ड्यू, ये आपने तो मुझे एडवांस में दे दिया। आप चाहो तो पैसा मेरे से वापस ले सकते हो, है ना। तो वो पैसा आपका ही है एक्चुअल में। अगर वो पैसा आपका ही है, ओनली थिंग इज़ वो आपके पास ना पड़ा हो के मेरे पास में पड़ा हुआ है, तो वो आपका असेट है। ओके। बेनिफिट मिलना बाकी है ना। है। तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब मैंने एडवांस में किसी को पैसा दे दिया, तो वो मेरा असेट है, वो मेरा पैसा है, वो मेरे पास ना पड़ा हो कि वो किसी और के पास पड़ा हुआ है। बस इतना ही फ़र्क है। प्रीपेड खर्चा ड्यू ही, पे करने के लिए ड्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पैसा अपना उसके पास रखवा दिया, भाई चल तू रख ले, एडवांस में पैसा रख ले। समझ आई बात। बट एक्चुअल में मुझे उसको पे नहीं करना है कुछ भी अभी, बिकॉज खर्चा ड्यू नहीं हुआ है। तो प्रीपेड एक्सपेंस इज एन असेट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी। अगर हम जर्नल एंट्री देखेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए प्रीपेड की एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रीपेड जब आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन खर्चा ड्यू नहीं हुआ है, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू बैंक। आउटस्टैंडिंग की एंट्री कैसे होगी, जैसे मान लिया रेंट की करते हैं, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। खर्चा तो बुक करना है मुझे क्योंकि खर्चा हो गया है, लेकिन एक लाइबिलिटी में बना दूंगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये आउटस्टैंडिंग की एंट्री हो गई और ये प्रीपेड की। तो दिस इज़ एन असेट, इंक्रीज इन असेट इज़ डेबिटेड, बैंक मेरा कम हो गया, डिक्रीज इन असेट इज़ क्रेडिटेड। इधर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, दिस इज़ द लाइबिलिटी अकाउंट, है ना। इस पे आउटस्टैंड रेंट नाम लिखा हुआ है इसका, ये मतलब नहीं है कि एक्सपेंस है, ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिटेड। जब इसका रेंट का एक्चुअल में पेमेंट होगा, जैसे अभी तो आउटस्टैंडिंग है, जब एक्चुअल पेमेंट करेंगे इसका खर्चे का, तब एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, और अब पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट। तो ये लाइबिलिटी है, डिक्रीज़ हो गई, ये असेट है, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। तो ये आपकी एंट्रीज हो गई आउटस्टैंडिंग की। प्रीपेड में डाला था जब, अभी तो सिर्फ एडवांस में पेमेंट किया हुआ है, जब खर्चा बुक करेंगे तब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होएगा। और सर अब आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। श्रेय आपको आ रही है आवाज़ क्लियर? यस सर, आ रही है। ओके ठीक है, आ जाएगी मे बी। एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा और प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होएगा। तो ये एक्सपेंस अकाउंट आपका इंक्रीज हो गया एक्सपेंस, और ये असेट था, असेट आपका यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ये आपकी प्रीपेड की एंट्रीज हो गई। ध्यान से देखिए, रीड करिए वापस से, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। सर ये मैं देखो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है तो आप एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन करिए। ओके सर। आ रही है। ओके, सो ये प्रीपेड की एंट्री देखिए, दोनों समझिए आप लोग, आउटस्टैंडिंग की एंट्री समझिए। मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना इन एंट्रीज को, आगे कन्फ्यूज़न लेके नहीं जाना है। मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जैसे भी आपको करना है यू कैन डू इट। स्क्रीनशॉट फिर कितने होंगे, आप कैसे स्क्रीनशॉट्स को रखोगे? सर मैं क्लास के बाद नोट कर लूँगी, आप भी ओके नोट करो। ओके। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ये एंट्री हो रही है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ये एंट्री हो रही है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एट द सर टाइम ऑफ। ये वाला एंट्री मेरे को समझ नहीं आया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, एक बार चारों एंट्रीज आप पढ़ लीजिए, देन मैं वापस से समझा देता हूँ। ओके।
श्रेया, आपको चारों एंट्री समझ आ गई? Yes, sir. देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस को मैंने डेबिट किया क्योंकि मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ इसका, बट Yes, खर्चा sir. बुक करना तो पेंडिंग है अभी। अभी तो हम्म. खर्चा ड्यू ही नहीं हुआ। जैसे मैंने अगले साल का रेंट अभी चुका दिया, तो जब अगला साल आएगा, है ना, मान लीजिए कि मैंने फेबररी 2022 में मैं बैठा हुआ हूँ, इन फेबररी 2022 आई हैव पेड रेंट फॉर अप्रैल 2022। फरवरी 2022 में मैंने अप्रैल 2022 का रेंट पे कर दिया। तो अप्रैल 2022 तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन पेमेंट मैंने फेबररी 2022 के अंदर कर दिया। तो पेमेंट की एंट्री में बैंक तो क्रेडिट होएगा क्योंकि मेरे मेरे Yes, पास से sir. पैसा गया है। लेकिन हम्म. नॉर्मली मैं रेंट एक्सपेंस डेबिट करता हूँ, लेकिन यहाँ रेंट एक्सपेंस डेबिट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट करूँगा क्योंकि मेरा खर्चा भी ड्यू नहीं है, मैं खर्चे को P&L में बुक नहीं कर सकता अभी। सो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, जो कि एक असेट है, ये बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा। समझ में आ गई एंट्री? Yes, sir. ठीक है ना। अब जब मैं अप्रैल में पहुंचूंगा तो ये एंट्री मैंने कब करी है? ये वाली एंट्री मैंने करी है फरवरी 2022 में। ठीक है ना, अब ये असेट है। अब जब मैं अप्रैल 2022 में पहुंचूंगा तब मुझे एक्चुअल, अब मेरा यहाँ पर रेंट ड्यू हो गया, भाई यहाँ रेंट पे करना है, तो मैं रेंट एक्सपेंस को यहाँ पर डेबिट करूँगा, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, रेंट डेबिट करेंगे, ये बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है ना। अब क्या मैं यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ? नहीं, पेमेंट तो मैं तो दो में, यहाँ पे ऐसे क्रेडिट तो बैंक अकाउंट होना नहीं, चाहिए ना? पेमेंट तो फरवरी में ही कर दिया था ना। हाँ. पैसा तो फरवरी में चला गया था एडवांस में, तो अब वो अप्रैल में आकर अब वो चीज़ एडवांस नहीं रही है, अब वो खर्चा मेरा नॉक ऑफ हो गया। भाई अप्रैल निकल जाएगा, जैसे मान लो फरवरी में आपको मकान मालिक मिलता है बाहर बाज़ार में, तो मकान मालिक को आप बोलोगे जी मैंने 1 महीने का पैसा आपको एडवांस दे रखा है, तो मकान मालिक क्या बोलेगा? हाँ या ना? हाँ. हाँ। मार्च में आपको फिर बाज़ार में मिल जाएगा वो, आप बोलोगे जी 1 महीने का किराया एडवांस दे रखा है, तो क्या बोलेगा मकान मालिक? हाँ या ना? ना. नहीं, मार्च में मिलेगा तब क्या बोलेगा? सर एक बार फिर से रिपीट ओके, कीजिए. फरवरी में आपने एडवांस दिया, मार्केट में आपको मकान मालिक मिल गया, आपने मकान मालिक को बोला जी आपको मैंने 1 महीने का एडवांस दे रखा है, क्या बोलेगा वो? हाँ या ना? हाँ. हाँ। फिर मार्च के अंदर फिर आप जा रहे थे बाज़ार में, फिर वो मिल गया मार्च में, आपने बोलेगा साहब आपको 1 महीने का एडवांस दे रखा है, क्या बोलेगा वो? हाँ. हाँ बोलेगा। अप्रैल में फिर मिल गया, अप्रैल में आप उसको बोलोगे जी 1 महीने का एडवांस दे रखा है, नहीं. नहीं दे रखा, तो अब एडवांस ख़त्म हो गया। तो एडवांस जब Yes, ख़त्म sir. हो गया तो मैं उस एडवांस को, असेट को ख़त्म कर दूंगा, अब वो असेट नहीं रहा। ओके सर, समझ गई. समझ आया ना? अब बैंक अकाउंट तो मेरा फरवरी में क्रेडिट हो, अब मैं अप्रैल में वापस थोड़ा ना दूंगा उसको पैसा। समझ आई बात? यस सर. है ना। तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस नाम से जो असेट था उस एडवांस को हमने ख़त्म कर दिया, अपनी कॉपी में काट दिया, भाई अब एडवांस नहीं है कुछ भी, आपको एडवांस नहीं, आप महीने के महीने पैसे देने हैं। बैंक अकाउंट आपको फरवरी में ही क्रेडिट होगा क्योंकि एक्चुअल पैसा तो मैंने फरवरी में ही दे दिया था। आगे बढ़ें। यस सर. तो ये प्रीपेड है और आउटस्टैंडिंग समझ आ गया था ठीक से? यस सर. ठीक है ना। देखो आउटस्टैंडिंग आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आउटस्टैंडिंग, बाहर खड़ा हुआ है कोई, बाहर खड़ा हुआ है, बाहर काहे के लिए खड़ा है? अपना पैसा लेने के लिए खड़ा हुआ है ना, उसका पैसा पेंडिंग हो, पैसा लेने के लिए बाहर खड़ा हुआ है कोई, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग मतलब किसी का पैसा ड्यू है जो पे नहीं किया गया है, पेंडिंग है पैसा, पैसा लेने वो बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, यस. तो आउटस्टैंडिंग। और प्रीपेड हो गया हमारा जो हमने प्री पे कर दिया, प्री मतलब एडवांस में, एडवांस. और पेड Yes. कर दिया हमने, एडवांस में पैसा दे दिया, प्री पेड एक्सपेंसेस। ठीक है ना। तो ये हमारा प्रीपेड हो गया और ये हमारा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो गया। दोनों कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न रहता है, आई होप अब आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और दोनों चीज़ की एंट्री क्यों डाली जा रही है? बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल।
मैचिंग प्रिंसिपल के कारण मुझे सिर्फ उसी 12 महीने का खर्चा बुक करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इस कारण से क्योंकि यहाँ ड्यू नहीं हुआ तो मैं एक्सपेंस बुक नहीं कर सकता फरवरी में। आउटस्टैंडिंग में मुझे पूरा 12 महीने का बुक करना पड़ेगा, चाहे मैंने पे किया हो चाहे मैंने ना पे किया हो। तो मैचिंग प्रिंसिपल के कारण प्रीपेड की एंट्री डलती है, मैचिंग प्रिंसिपल के कारण आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस की एंट्री डलती है। ओके, समझ गई। चलो तो अब हम आ जाते हैं हमारे पार्टनरशिप के ऊपर। यस सर, लास्ट। देखिए, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप ये सब हमने पहले कर लिया था, है ना? Yes, sir. तो अभी हम राइट्स ऑफ पार्टनर से स्टार्ट कर देते हैं, यस सर। ठीक है ना? राइट्स ऑफ पार्टनर्स कोई ऐसा बहुत खास टॉपिक नहीं है, जस्ट बुक में आपके दिया हुआ है, तो हम पढ़ लेते हैं इसे कि पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स होती है। वेरी लेस चांस कि आपको एग्ज़ाम में इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन मिलेगा, बट ठीक है, हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं तो पार्टनर्स की राइट्स के बारे में भी हम समझ लेते हैं। पार्टनर्स की राइट्स क्या क्या है? पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब रोज़मर्रा में बिज़नेस को चलाना, डिसीजंस लेना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए हम तीनों पार्टनर हैं तो मैंने आप दोनों को मना कर दिया कि नहीं सिर्फ मैं अकेला चलाऊंगा बिज़नेस, ऐसा नहीं हो सकता। आपका दोनों का भी हक है कि आप भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करो। जब डिसीजन मेकिंग होगा तो सब मिल करके डिसीजन लेंगे, तो ये एक पार्टनर का हक है। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी काम को, जैसे आपके स्कूल में मैनेजमेंट होता है, यस सर। है ना? तो दैट इज़ मैनेजमेंट। वो स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई करा रहे हैं, कब टेस्ट लेने, तो मैनेजमेंट है। तो इसी तरह से पार्टनरशिप के अंदर जो मैनेजमेंट है सब पार्टनर्स मैनेज करेंगे, ये उनका हक है, कोई मना नहीं कर सकता उनको। इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मीनिंग आप सब जानते हो, बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आएगा? जर्नल, लेजर, जर्नल, लेजर, फिर कुछ Trial. सब्सिडियरी बुक्स होती है, सेल्स बुक, Yes, sir. परचेज बुक, परचेज रिटर्न, है ना? और इंस्पेक्ट Yes, का sir. मतलब क्या होता है? चेकिंग करना। सर। इंस्पेक्ट का मतलब चेकिंग करना। यस सर। तो हर पार्टनर का यह हक है कि वो जब चाहे तब फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, कोई भी जना उसे मना नहीं कर सकता। सो इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज़ अ राइट ऑफ पार्टनर। तीसरा क्या है? नॉट टू अलाउ अ न्यू पार्टनर। ऐसा नहीं है कि जैसे हम तीनों अगर पार्टनर, मैंने अपनी इच्छा से एक नए जने को पार्टनर बना लिया, ऐसा नहीं हो सकता। सब पार्टनर की सहमति होगी, सब पार्टनर से पूछा जाएगा, तभी नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। तीनों हो गए। देन राइट टू बी कंसल्टेड, बीच वाला। जैसे राइट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट है, इसी से रिलेटेड है राइट टू बी कंसल्टेड, कि कंसल्ट करना मतलब पूछना, है ना? जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे पूछ के पढ़ाऊँगा भाई क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये कंसल्टेशन हो गया। तो हर पार्टनर का यह हक है कि उससे पूछा जाए बिजनेस चलाते टाइम। रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कुछ लोन दिया है तो उस पर, अच्छा इंटरेस्ट का मतलब पता है आप लोगों को? व्हाट इज इंटरेस्ट? यस सर। क्या होता है इंटरेस्ट? सर लोन पे जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लोन और कैपिटल के अगेंस्ट जो भी चीज। अच्छा उसको देखो, ये interest लोन और interest- कैपिटल के अगेंस्ट मिलता है, दैट इज़ फाइन, वो बात ठीक है। जनरल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? आप में से किसी का बैंक में अकाउंट है? No, sir. नो सर। किसी का भी नहीं है? पापा का। पापा का अकाउंट है, ओके। तो वहाँ जो अकाउंट होता है हमारा, वहाँ हम हमारे पैसे वहाँ रखते हैं, तो उस पैसे पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, क्या आपको मालूम है? यस सर। अभी तो फिर वो तो पार्टनरशिप नहीं है, वहाँ क्यों इंटरेस्ट मिल रहा है फिर? आपने बोला इंटरेस्ट का मतलब लोन दिया अगर तो इंटरेस्ट मिलेगा, या कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक में पैसा जमा कर रहे हो उस पर क्यों इंटरेस्ट मिल रहा है फिर? ठीक है ना? तो इंटरेस्ट जो टर्म है ना, ये भी हम समझ लेते हैं। इंटरेस्ट टर्म होता क्या, इंटरेस्ट क्या होता है, तो आगे के सारे कन्फ्यूज़न यहीं पर ही आपके क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज़ इंटरेस्ट?
देखो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक जने ने दूसरे जने को पैसा दिया, है ना। एक जने ने दूसरे जने को पैसा, मान लीजिए आपको पैसे, मान लीजिए श्रेया को पैसे की ज़रूरत है। श्रेया बाज़ार में जा रही थी, उसको एक बहुत बढ़िया कार पसंद आ गई। उसने बोला यार ये कार तो मैं ख़रीदूँगी। कितने की कार है? 5 लाख रुपीज़ की कार है। ऑडी बोला था उसने, तो 10 लाख रुपीज़ की कार है, उसको 10 लाख रुपीज़ की कार चाहिए। ठीक है ना। तो अब उसके पास 10 लाख रुपए है नहीं, बोले मैं तो पढ़ाई करती हूँ, मैं 10 लाख रुपया कहाँ से लाऊँ। तो वो मेरे पास आएगी कि सर आप मेरे, आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, आप मुझे 10 लाख रुपीज़ दे दीजिए। ठीक है ना। सो श्रेया कम टू मी फॉर रुपीज़ 10 लाख। ठीक है ना। अब मैं 10 लाख रुपए श्रेया को क्यों दूँ? कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। जैसे आप लोग घर पे पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपकी मम्मी क्या बोलती है? पढ़ाई करोगे तो क्या क्या होएगा, फिर क्या मिलेगा? कुछ बताओ। कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मम्मी ने पापा कुछ तो बोलते हो, लालच देते हो, भाई पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स सर लाओगे। अभी नहीं बोलते ना, अभी हम लोग खुद से ही पढ़ाई अच्छा चलो, कर छोटे लेंगे। थे जब क्या बोलते थे? हाँ, तब तब बोलते थे कि टॉफी घुमाने ले जाऊंगा। टॉफ़ी मिलेगी, पेस्ट्री हाँ खाने को मिलेगी, चॉकलेट मिल जाएगी। हाँ। थोड़े बड़े हुए 7th 8th में तो साइकिल मिल जाएगी, है ना। तो बेसिकली क्या है कि सामने वाले का इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना, जब भी आप पढ़ाई करोगे। इसी तरह से मैं 10 लाख रुपए श्रेया को क्यों दूं, है ना। मेरा क्या इंटरेस्ट है, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो श्रेया ने बोला सर आप मुझे अभी 10 लाख रुपए दोगे, तो मैं बाद में जब आपको लौटाऊंगी तब मैं आपको आपको इंटरेस्ट आई विल रिटर्न रुपीज़ 10 lakhs प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के रूप में मैं विथ आपको इंटरेस्ट। 50,000 रुपये दे दूंगी। ठीक है ना। अब मुझे फ़ायदा हो रहा है, अब मुझे फ़ायदा हो रहा है कि ठीक है 50,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब मैं सोच सकता हूँ कि हाँ ठीक है श्रेया को 10 लाख रुपये दे देता हूँ। तो दिस इज़ इंटरेस्ट। अच्छा, बैंक की बात आई। पापा बैंक में पैसा क्यों रखेंगे ले जा करके? क्या फ़ायदा है उनको बैंक में पैसा रखने से, है ना। उनका मनी सेफ रहेगा रहेगा बैंक में। हाँ जी, और थोड़ा फिर तेज बोलो। अगर घर में कोई भी सताता सेफ हो तो रहेगा। जल्दी सेफ से- रहेगा, ठीक है। एक सेफ इज़ फाइन। अभी आपका इकोनॉमिक्स के अंदर Interest। बैंकिंग का चैप्टर आएगा आगे, नेशनल Yes, इनकम आप sir। पढ़ सर लोगे। अभी वही पढ़ रहे हैं हम लोग। सर प्लस इंटरेस्ट। हाँ, सो सेफ्टी इज़ वन पॉइंट, दैट इज़ फाइन। लेकिन बैंक में पैसा जब हम रखते हैं तो मुझे फ़ायदा क्या होता है? वो पैसा बढ़ता है, बढ़ के मिलता है मुझे वो पैसा। तो मैं Yes, 1 लाख लेकिन रुपए, वो बहुत हाँ कम अमाउंट में इंटरेस्ट देखो मिलता कम है ज़्यादा सर। पे अभी हम नहीं जा रहे, बहुत अभी ही हम सिर्फ कम। इंटरेस्ट का मीनिंग समझ रहे हैं, है ना। तो कम ज़्यादा पे हम नहीं जा रहे। सो 1 लाख रुपए अगर मैंने बैंक में रखा तो 1 साल बाद मुझे 1,05,000 रुपये मिलेंगे। तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है। अगर मेरे पास घर में ही पड़े रहते पैसे तो मुझे 5,000 भी नहीं मिलते एक्स्ट्रा, 1 लाख का 1 लाख ही रहता। यस अगर 10 साल तक घर में ही पड़ा रहेगा पैसा तो 10 साल बाद बैंक में तो एटलीस्ट 1,50,000 हो जाते, है ना। 5-5 हज़ार हर साल मिलते तो 1 लाख का 1.5 लाख हो जाता। घर में तो 1 लाख ही रह गया वो, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है भाई पैसा बैंक में रखो, घर पे मत रखो, है ना। या जैसे आपके पास में ज्वेलरी रखी है घर में, गोल्ड रखा है घर में, तो घर में पड़ा रहेगा, क्या डेवलपमेंट हो रहा है? उसको बैंक में कहीं रखेंगे तो उस पर आपको कुछ इंक्रीमेंट भी हो सकता है। सो दिस इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बेसिकली, अच्छा बैंक क्यों देगा इंटरेस्ट? बैंक को क्या मतलब है भाई? बैंक 1 लाख रुपए लेकर के 5,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? सर क्योंकि कोई लोन मांगेगा तो उसके पास पैसा हाँ, देने का। तो अब बैंक क्या Yes, करता sir. है? बैंक मेरे से 1 लाख रुपए लेता है, वो अपनी जेब, अपने साथ घर नहीं ले जाता बैंक का मैनेजर, वो किसी और को लोन देता है ना। अब वो 1 लाख रुपए किसी और को लोन देगा, और जिसको लोन दिया उससे 10,000 रुपये इंटरेस्ट लेगा। तो मुझे तो देगा 5,000, सामने वाले से लेगा 10,000। तो कितना कमाया बैंक ने? 5,000। 5,000 बैंक की इनकम हो गई। तो ये बैंक का मेन काम है ना। ये बैंक का मेन काम है, एक साइड से पैसा ले, दूसरी साइड पैसा दो। जहाँ से पैसा लोगे वहाँ हमेशा इंटरेस्ट कम होएगा, जहाँ लोन दोगे वहाँ पर से इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, और इसके बीच में जो डिफरेंस है ये बैंक की कमाई है। इससे बैंक अपना खर्चा चलाएगा और प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आप और अच्छा एडवांस में डिटेल में इकोनॉमिक्स में बैंकिंग वाले चैप्टर में सीखोगे। बट दिस इज़ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया, यस है सर। ना। सिर्फ बैंक ही नहीं है,
कई बार पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम रिश्तेदारों से भी पैसा उधार लेते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से भी पैसा उधार लेते हैं, तो वहाँ भी हम इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है ना। तो ये इंटरेस्ट का बेसिक मीनिंग यही है कि सामने वाले को क्या फ़ायदा पैसा देने का। इसका एक और लॉजिक भी होता है कि इन्फ्लेशन का होता है, वो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ इन्फ्लेशन के ऊपर, वो आप इकोनॉमिक्स में सीखोगे, यस है ना। बेसिकली क्या होता है, जैसे इकोनॉमी में पैसा कम। नहीं, इन्फ्लेशन का फिर भी ठीक है, चलो बात चलिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आज आपके पास में 100 रुपये है, क्या उस 100 रुपये में जितनी आप चीज़ खरीद सकते हो, क्या 1 साल बाद भी 100 रुपये में उतनी चीज़ आएगी? नो नो सर। सर। क्यों, ऐसा क्यों होता है? महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, हाँ। है ना। तो 100 रुपये में मान लीजिए आप 100 रुपये में बाज़ार में जाते हो तो आपको 10 चॉकलेट मिलती है। आज अगर 1 साल बाद आप जाओगे तो 100 रुपये में आपको 9 चॉकलेट से मिलेगी, क्योंकि महंगाई हो गई। यस सर। तो ये जो 100 रुपये का नोट है आपकी जेब में पड़ा है, 100 रुपये का नोट जो आपकी जेब में पड़ा है, इसकी शक्ति कम हो गई या बढ़ गई? सर कम हो गई। इसकी ताकत कम हो गई। पहले ये नोट 10 चॉकलेट खरीद सकता था, अब ये नोट सिर्फ 9 चॉकलेट खरीद सकता है। इसकी ताकत कम हो गई, पावर हैज़ डिप्लीटेड, Decrease. पावर कम हो गई इसकी। ठीक है ना। अब मैंने श्रेया को आज 100 रुपये दे दिए उधार में, मैंने आज श्रेया को 100 रुपये उधार में दे दिए, अगर ये 1 साल बाद मुझे लौटाएगी, मान लो कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं नुकसान में हूँ या नहीं हूँ? नुकसान। है ना भाई, मैंने आज श्रेया को 100 रुपये दे दिए, Yes, sir. अगर मैं इसको नहीं देता तो मैं 10 चॉकलेट खरीद लेता। यस सर। Yes, sir. अभी ये मेरे से पैसा ले जाएगी, 1 साल बाद मुझे जब लौटाएगी तो इसका तो काम हो गया, लेकिन मेरे पैसे की तो वैल्यू डाउन हो गई, 9 ही चॉकलेट खरीद सकता हूँ। तो इंटरेस्ट क्या करता है? इंटरेस्ट पैसे की वैल्यू को मेंटेन करता है। तो 100 रुपये पे वो मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा दे, 105 देगी, ताकि मैं 1 साल बाद भी 10 ही चॉकलेट खरीद पाऊँ। यस सर। समझ आई बात आपको? Yes, sir. तो इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट एक आपने बताया सेफ्टी, ठीक है ना। दूसरा हमने इंटरेस्ट का क्या मीनिंग बताया कि भाई जनरेट मीन्स द अदर पर्सन गेट्स बेनिफिट बाय लैंडिंग मनी, पैसा उधार देने से सामने वाले को फ़ायदा हो रहा है। और तीसरा हो रहा है ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ऑफसेट मतलब इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को ख़त्म कर देना, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के इम्पैक्ट को ख़त्म कर देना। इसको ये भी बोल सकते हैं मेंटेन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मनी की कुछ खरीदने की जो ताकत है उसको मेंटेन करना। समझ आई दोनों? ये थोड़ा हम इकोनॉमिक्स में चले गए भाई, ये इंटरेस्ट का मीनिंग है। समझ आ गई बात, यस सर। Yes, sir. है ना। अब हम आ जाते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट कहाँ से आ गया। तो देखो, हमने इंटरेस्ट का क्या मीनिंग जाना कि कोई जना दूसरे को पैसा दे रहा है। तो पार्टनरशिप में जब पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी, ये पार्टनर है, ये पार्टनरशिप फर्म है, जो कैपिटल है, तो एक तरह से पार्टनर ने अपना पैसा फर्म को दिया है। Yes, sir. ठीक है ना। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट पैसा दिया है, Interest on. तो दोनों के पे इंटरेस्ट मिलेगा, Yes, sir. है ना। इंटरेस्ट क्यों मिलेगा? उसके कारण वही हैं जो जनरल सब जगह होते हैं। यस सर। ऐसा भी हो सकता है कि फर्म गिव्स लोन टू पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है कि फर्म जो है वो पार्टनर को लोन दे, है ना। ये लोन फर्म भी दे सकती है, पार्टनर को पैसे की ज़रूरत है तो उसने यहाँ पर से लोन ले लिया अपनी फर्म से। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कौन किसको देगा? फर्म पार्टनर को। Firm partner. नहीं नहीं, देखो यहाँ ये कंफ्यूजन हमेशा होता नहीं है। नहीं नहीं No, सर, sir. पार्टनर फर्म को। पार्टनर फर्म को देगा और फिर फर्म इंटरेस्ट देगा। फर्म इंटरेस्ट लेगी। तो इस केस में इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज इनकम फॉर फर्म, ये फर्म के लिए इनकम है, और इन दोनों केसेस में ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। Yes, sir. ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये खूब कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, लोन Yes, गिवन बाय sir. फर्म टू पार्टनर, है ना। दोनों बातों में डिफरेंस है बहुत।
Yes, sir. लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। और इंटरेस्ट क्यों दिया जा रहा है, इसके 3 कारण हमने यहाँ पर समझ लिए। सेफ्टी, दूसरे आदमी को पैसा देने में बेनिफिट नज़र आए कुछ, और महंगाई का इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। Yes, sir. तो एक्चुअली हम ये टॉपिक सब बाद के थे, ये टॉपिक हमने यहीं समझ लिया, इंटरेस्ट का मीनिंग आ गया। तो रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर अच्छा लोन और कैपिटल में भी डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि कैपिटल और लोन में क्या डिफरेंस होता है। बताइए क्या होता है डिफरेंस कैपिटल और लोन में। सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, ओके, और लोन Loan सब लोन भी सर बिजनेस चलाने के वो भी लिए बिजनेस होता चलाने है। के लिए होता है। देखो दोनों Yes, चीज़ में sir. फ़र्क क्या है कि कैपिटल आपने फिक्स कर लिया भाई इतनी इतनी कैपिटल है, सब ने अपने हिसाब से इतने बिजनेस चलाने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपने कैपिटल का अपना अपना शेयर डिसाइड कर लिया, आपने पैसा इन्वेस्ट कर लिया कैपिटल के रूप में। Yes, sir. फिर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो हाँ, एक्स्ट्रा पैसा भी कैपिटल के फॉर्म में आ सकता है, तब- लेकिन एक्स्ट्रा पैसा लोन की फॉर्म में भी आ सकता है। यूजुअली कैपिटल क्या होता है, ये रीपेबल नहीं होती है ना सर ये। कैपिटल जो सिर्फ पार्टनर ही दे सकते, उसको कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल तो सिर्फ पार्टनर्स ही दे सकता है जो हाँ, भी business कैपिटल का पार्टनर ही दे सकता है, लोन कोई भी दे सकता है, हाँ, है ना। पर अभी हम ठीक बात कर रहे हैं पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन में क्या डिफरेंस है। पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन में क्या डिफरेंस है ना। तो लोन भी दिया जा सकता है पार्टनर के द्वारा। लोन क्या होता है, रीपेबल होता है, कुछ 1-2 साल 3 साल 5 साल के लिए लोन दिया जाएगा, उसके बाद फर्म वो पैसा वापस लौटा देगी, तो दिस इज़ लोन। कैपिटल जो है वो यूजुअली जब तक फर्म बंद नहीं होती तब तक कैपिटल लौटाई नहीं जाती है। तो कैपिटल एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सॉल्यूशन है, लोन थोड़ा सा रीपेमेंट हो जाता है, एक ही डिफरेंस है। Yes, sir. लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे होता है इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है ना। लोन पे जो इंटरेस्ट पे होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स नहीं होता। Yes, sir. समझ आई बात, यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पे इंटरेस्ट लेना उसका एक हक है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है जी। ये पॉइंट आ गया, राइट टू कंसल्टेड हो गया। ये ग्रीन वाला इधर रिटायर आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। अगर कोई पार्टनर चाहता है यार भाई अब थक गए बहुत, अब काम नहीं होता अपने से, तो हम एक वो नोटिस दे देगा भाई अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो वो नोटिस दे करके वहाँ पर से बिजनेस से हट सकता है। रिटायरमेंट आगे आपके चैप्टर आएगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायर का मतलब पता है आपको, यस सर। है ना। जैसे 58 ईयर्स के हो जाते हैं तो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। क्रिकेट मैच के अंदर किसी के सिर पे बॉल लग जाती है तो रिटायर हट हो जाता है। हाँ 60 ईयर्स पे हो जाते हैं तो रिटायर हो जाते हैं। यस सर। गेम के मैच, क्रिकेट मैच में किसी के सिर पे बॉल लग जाती है तो रिटायर्ड हर्ट हो जाता है। तो रिटायर मतलब जो भी आप कर रहे हो उससे आप निकल के। पागल हो जाता है। सो ये यहाँ पर एक और रिटायर आफ्टर गिविंग नोटिस हो गया। फिर एक ये ब्लू वाला है शेयर प्रॉफिट लॉसेज एंड एग्रीड रेशियो। जो भी रेशियो एग्रीड हुआ है 2:2:1, 3:2:1, उस रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेज का शेयर किया जाएगा। यस यस सर। हैव अ कॉपी ऑफ अकाउंट्स। जो भी अकाउंट बुक्स है जो इंस्पेक्ट करी थी आपने उसकी चाहे तो जेरोक्स कॉपी भी ले सकता है। जेरोक्स कॉपी या स्कैन कॉपी मांग सकता है, कोई उसे मना नहीं कर सकता। दो पॉइंट और रहेगा यहाँ पे, एक्ट ऑन बेस्ट जजमेंट इन इमरजेंसी ग्रीन वाला, और एक ऑरेंज वाला इंडेमनीफाइड फॉर एक्सपेंसेस। इन दोनों पॉइंट्स को हमें पेंडिंग रखते हैं, इन्हें हम आगे करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये राइट्स ऑफ पार्टनर है, थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है पर उससे ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 3-4 राइट्स आप याद रख लें अगर थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, सारे राइट्स भी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो राइट्स के साथ साथ जो मेन जो हमने इसमें बात समझी इस स्लाइड के अंदर, हमने इंटरेस्ट का मीनिंग जान लिया है। इंटरेस्ट का मीनिंग जान लिया, फर्म भी इंटरेस्ट पे कर सकती है, पार्टनर भी इंटरेस्ट पे कर सकता है, फर्म भी लोन दे सकती है, पार्टनर भी लोन दे सकता है।
और कोई अननोन पर्सन भी लोन अननोन दे पर्सन भी सकता लोन दे सकता है, सब कुछ यहाँ पर। तो इंटरेस्ट और लोन, इसका मीनिंग हमने मेन यहाँ पर समझा, बाकी इज जस्ट अ थ्योरी क्वेश्चन। 2-3 पॉइंट आप याद रख लो अगर थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो। अब नेक्स्ट आ गया टॉपिक हमारा पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। पार्टनरशिप है। ये डीड, तो हो चुका था ना। पार्टनरशिप डीड हो चुका था। श्रेया नो सर। नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ था, सॉरी सर, नहीं हुआ नहीं था। हुआ था, ओके ठीक है। सो अब देखिए, जब हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने देखी तो हमने बोला कि यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है। फिर एग्रीमेंट में हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट जो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना। बाकी वेंचर के लिए हो सकता है, किसी इन सब बातों से मतलब नहीं। तो रिटन एग्रीमेंट अगर है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ओरल हमने एग्री करी हुई बातें कि भाई ऐसा करेंगे, तो दैट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप डीड। रिटन है तो पार्टनरशिप डीड हो बोला जाएगा उसको। और पार्टनरशिप ज़रूरी नहीं कि रिटन से ही बनाओ, ओरल से भी कर सकते हो पार्टनरशिप, लेकिन रिटन का फ़ायदा है ना। सारी टर्म्स और कंडीशंस रिटन हो तो बढ़िया है। जैसे आप स्कूल गए, है ना, स्कूल जाते हो तो जब आप एडमिशन लेते हो तो आपसे पहले से साइन करा लेते हैं। कोई तोड़ फोड़ करी तो पैसे जमा करा लेंगे, लाइब्रेरी किताब फाड़ दी तो पैसे जमा करा, रिटन। अगर ओरल में बोल देंगे बच्चों को भाई लाइब्रेरी की किताब फाड़ दी तो पैसे, तो कौन जमा कराएगा वहाँ जाके, है ना। तो ओरल में बच्चे बोले मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को मतलब ही नहीं मालूम सर ने क्या बोला, मैंने फाड़ दी किताब। तो पार्टनरशिप में भी रिटन ओरल दोनों तरह से हो सकती है, लेकिन रिटन करो तो इट इज़ बेटर। तो सब लिखा पढ़ी के साथ होता है काम, तो कोई बाद में डिस्प्यूट नहीं होता। तो अगर रिटन एग्रीमेंट है तो इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में होता क्या है ना। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, अगर आप मान लो कि हम तीनों को पार्टनरशिप बनानी है, तो आप सोचिए क्या क्या बातें आप लिखोगे पार्टनरशिप डीड में। नेम्स ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ एड्रेस, पार्टनर्स, फर्म, है ना, नेम ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ फर्म, और एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस ऑफ फर्म, ठीक है ना। क्या बिजनेस कर रहे हैं वो ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, नेचर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस, इंटरेस्ट के टर्म्स ले लेते हैं कि भाई इंटरेस्ट पे होगा या प्रॉफिट नहीं होगा, शेयरिंग रेशियो। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होएगा, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन कैपिटल बोला एक जने ने, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होएगा, और क्या हो सकता है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट सारे इंटरेस्ट ले लिए हमने, सारे कैपिटल वगैरह सब आ राइट गए। एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना। तो ये मेन बातें हैं जो पार्टनरशिप डीड में हो सकती है। तो अगर एग्जाम में थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, तो आप वैसे ही देख करके लिख सकते हो। ये 5-10 पॉइंट, नहीं है 4-5 पॉइंट से ज़्यादा कोई आएगा नहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर भी हम यहाँ देखते हैं सारे पॉइंट्स क्या क्या किताब में लिखे हुए हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर हमें मालूम है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म हमने बात कर ली, ईच पार्टनर कैपिटल अमाउंट हम बात कर चुके हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हमने बात कर ली, नेचर ऑफ बिजनेस हमने बात कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी हम बात कर चुके, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट वो भी हमें मालूम। ड्राइंग्स का मतलब पता है, यस सर। है ना भाई, मैंने बिजनेस में पैसा लगा दिया, अब बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, पर घर का खर्चा चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, बिजनेस में से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता रहूँगा। दैट इज ड्रॉ करना, मतलब कुछ चीज़ बाहर निकालना। जैसे आपके टेबल में ड्रॉर होती है, आप बाहर निकालते हो खींच के उसको, यस सर। तो बिजनेस में से पैसा निकाल लिया बाहर, तो ड्रॉ कर लिया आपने पैसा। और क्या क्या डीड में होता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, बिजनेस किस तारीख को शुरू हुआ वो भी यहाँ पर लिखा होता है। एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि जो मेन, जैसे मान लीजिए कई स्कूल्स होते हैं बड़े बड़े, उनकी ब्रांच होती है 5-6 जगह होती है, ब्रांच। उसमें से जो मेन जो हेड ऑफिस वाली जो स्कूल है, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसी तरह से कोई बिजनेस आप कर रहे हो, इंडिया में कई जगह पर आपके ऑफिस हैं, लेकिन एक मेन ऑफिस होगा जहाँ पर आप, मान लो कि श्रेया किसी बिजनेस की मालकिन है, तो जहाँ श्रेया बैठ के बिजनेस कर रही है, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। बाकी सब ऑफिस में उसके सब एम्प्लॉयज़ बैठ के काम कर रहे हैं। तो फर्म का एड्रेस भी लिखना है और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस अलग से लिखना है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मीनिंग समझ आ गया, यस सर। ओके। और डीड में देखो क्या क्या हो सकता है,
रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर हमने बात कर ली. Yes, sir. अकाउंटिंग पीरियड, व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड? Sir, April देखो 1st to 31st March. तो जो आप बोल रहे हो कि अप्रैल टू मार्च है ना, अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च है ना, ये क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है ना. अभी हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड की. ये भी सर कुछ भी हो सकता है 1 ईयर. Yes, sir. हाँ, कुछ मतलब अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि वो पीरियड जिसके लिए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, यस सर. है ना. ये अप्रैल से मार्च भी हो सकता है, अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है, ये जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है ना. जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में तो जनवरी से दिसंबर ही होता है. तो कई सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं वो जनवरी से दिसंबर का साल फॉलो करती है. यस सर. पहले के ज़माने में दिवाली से दिवाली भी करते थे. जो पुराने ज़माने के लोग थे वो एक दिवाली से दूसरे दिवाली बनाते थे, एक साल अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है ना. कुछ कंपनियां अभी भी इंडिया में है जो जुलाई से जून फॉलो करती हैं. कुछ कंपनियां हैं अभी भी, बड़ी बड़ी कंपनियां जुलाई से जून फॉलो. तो दिस इज़ अकाउंटिंग पीरियड. ये वो पीरियड जिसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आपका अकाउंटिंग ईयर है. इनमें से जो अप्रैल से मार्च है इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं. जो जनवरी से दिसंबर है इसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं. इसको हम दिवाली ईयर बोलते हैं. इसको हम कुछ नहीं बोलते, जुलाई से जून है. तो अकाउंटिंग पीरियड अगर कोई बोलेगा तो अप्रैल से मार्च बोलोगे तो दैट इज़ नॉट राइट. तो पार्टनरशिप डीड में हमने क्या लिखना है, अकाउंटिंग पीरियड लिखना है कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से महीने से कौन से महीने का बनाने वाले हो. दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड. समझ आ गई बात? यस सर. Yes, yes. फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग ईयर पीरियड बना सकते हो, बट इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो. तो रेम्यूनरेशन की बात कर ली अकाउंटिंग पीरियड की. हु विल ऑपरेट बैंक अकाउंट? अब 50 पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम. अब अगर मान लीजिए बैंक में चेक मालूम है आपको, बैंक का चेक होता है. यस सर. Yes, sir. चेक पे जैसे आपका अकाउंट होता है, आप चेक पे साइन करके दोगे, है ना. तो अब पार्टनरशिप फर्म का जब चेक पे साइन करना है तो 50 के 50 पार्टनर तो साइन करेंगे नहीं, वो इतना सा चेक होता है. No, तो sir. कोई एक जने को ऑथोराइज किया जाए, भाई तू चेक साइन कर ले, या 2 जने साइन कर लेंगे, है ना. तो हु विल ऑपरेट बैंक अकाउंट? कौन बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा? किसी को राइट दे दिया जाता है, भाई ये वाला पार्टनर है, 1 या 2 पार्टनर हैं, बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो इनके साइन देखेगा बैंक, बैंक से पैसा निकालना है तो इनके साइन देखेगा बैंक. ठीक है. तो हु विल ऑपरेट बैंक अकाउंट? समझ आई बात? यस सर. Yes, sir. राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स के क्या क्या हक हैं, पार्टनर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं. राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स. ठीक है जी. जैसे बच्चों के राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं, स्टूडेंट्स के. तो आप सिर्फ राइट्स देखते हो कि भाई मेरा राइट है कि मैं घर में अपनी जो मर्ज़ी करे वो करूँगी, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं खूब खेलती रहूँगी, मैं चॉकलेट खाऊँगी. लेकिन आपकी ड्यूटी भी तो है साथ में कि भाई ड्यूटी है मम्मी पापा का ध्यान रखूँगी, पढ़ाई करूँगी. ठीक है. राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों चीज़ होती है. यस सर. ठीक है ना. तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स. तो इसी तरह से सिर्फ ये तो जस्ट एक मैंने मजाक की बात आपको बोली, हर जगह राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों होती है. जैसे पार्टनर के राइट्स हैं अगर, जो हमने पीछे की स्लाइड में पढ़े, उसी तरह से पार्टनर्स के ड्यूटीज़ भी होती है ना. वो ड्यूटी भी हम आगे पढ़ेंगे आगे की स्लाइड में. यस सर. अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप कितने पीरियड के लिए, 1 साल 2 साल के लिए है, किसी प्रोजेक्ट के लिए है, तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया. अब कुछ पॉइंट इसमें और हैं. गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, डिस्प्यूट्स कैसे सेटल होंगे, इनको अभी हम छोड़ रहे हैं पॉइंट्स को. ये जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आएंगे तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा. और थ्योरी क्वेश्चन लिखने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 10-15 पॉइंट हो चुके हैं. उससे ज़्यादा की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. 2-3 पॉइंट हमने छोड़े हैं बस. गुडविल वाला, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स वाला, डिस्प्यूट्स वाला, और ये डेथ रिटायरमेंट डिसॉल्व. 4 पॉइंट हमने यहाँ पर छोड़ दिए. आगे के चैप्टर में एक एक करके आपको समझ आ जाएंगे. सर नोट्स कहाँ से मिलेगा? यही नोट्स है, यही मैं आपके उसमें आपके ऐप में लॉगिन क्रिएट कर दूंगा, तो यही आप इसमें से आप पढ़ाई कर लेंगे. यस सर. ठीक है ना. तो ये पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स हो गए. ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता. अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलें.
Yes, Yes, sir. sir. अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ गए, प्रोविजंस इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने बोला कि जो पार्टनरशिप बनेगी, पार्टनरशिप ओरल एग्रीमेंट से भी बन सकती है या फिर रिटन एग्रीमेंट से भी, Ouch. रिटन एग्रीमेंट से भी बन सकती है। अगर रिटन एग्रीमेंट है तो आपके पास में मतलब पार्टनरशिप डीड है। तो पार्टनरशिप डीड है जब कोई दिक्कत नहीं है, तो डीड में लिखा होगा कि भाई ये करना है, वैसा आप कर लो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, उसके लिए कानून में लिखा गया है कि तब क्या करना है। वो प्रोविजंस हम पढ़ रहे हैं, इसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक बनेगा जिसपे से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। जो भी आपके शुरू में स्कूल के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Yes, sir. तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, बात समझिएगा, इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट देयर, है ही नहीं, बना ही नहीं, पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं, तब। या फिर इफ़ डीड इज़ देयर बट रेलेवेंट Missing. पॉइंट इज़ नॉट देयर, है ना। मतलब मैंने डीड तो बनाई लेकिन कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या रेट से देना वो मैं लिखना भूल गया, Missing. ठीक है ना, तब। ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर डीड है लेकिन उसमें वो पॉइंट नहीं है, तो क्या नियम फॉलो होगा, वो नियम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अब। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, Equal. 4 पार्टनर, 5 पार्टनर, 10 पार्टनर जितने भी हैं सब में बराबर बराबर बटेगा। अगर डीड नहीं बनाई तो, या फिर आपने डीड तो बनाई लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा, तब इक्वली। कैपिटल पे इंटरेस्ट पे नहीं होगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। Not charged. अगर कोई लोन दिया गया है, पार्टनर ने फर्म को दिया है ना, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर लिखना होगा। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% से इंटरेस्ट पे होगा, ये फिक्स है, ये 6% से पे होगा। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, इसलिए पे होगा चाहे लॉस हो तब भी। समझ आई बात। Yes, sir. अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तब है ये। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है ना, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। दोनों बात समझिएगा, पार्टनर ने फर्म को दिया है तो उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और फर्म ने पार्टनर को दिया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। Yes, sir. रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरी, कमीशन, ये सब नहीं पे होगा। Not भी? bad. नए पार्टनर को एडमिट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो। समझ आ गई बात। Yes, sir. तो ये सारे रूल कब लागू हो रहे हैं, अगर डीड नहीं है तो। अगर डीड है तो डीड में जो लिखा है वो होएगा। मान लीजिए कि डीड पे लिखा है भाई लोन पे Did इंटरेस्ट, mention now. डीड में लिखा है लोन पे इंटरेस्ट 20% देना है तो 20% देंगे, 50% लिखा है 50 देंगे। लेकिन अगर डीड नहीं है, या डीड है लेकिन उसमें लोन पे इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखा, तो 6% से आपको देना है। अगर डीड है, उसमें लिखा है कि भाई फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उस पर 10% इंटरेस्ट होगा, तो 10% होगा। ओनली व्हेन डीड इज साइलेंट, तब फिर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे, तो मोस्टली चीज़ें सब मना ही है, सारी चीज़ें नामे है। प्रॉफिट If बराबर interest बराबर बटेगा, also. प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा, और पार्टनर के लोन पे 6% इंटरेस्ट होगा बस, बाकी सब चीज़ मना है। तो इसको आप उस तरह से याद रख सकते हो, याद रखना इज ईजी। Yes, sir. समझ आ गया टॉपिक पूरा ढंग से ये, Yes, Yes, sir. ठीक है। ये आपका बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है अनसॉल्व का। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो ये रूल्स क्या क्या होंगे। सैलरी टू पार्टनर, बताइए श्रेया। Not charged. नॉट पेड। Not paid. Not paid. Not paid, sir. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, रिमी आप बताइए।
सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट चार्ज। नॉट पेड, है ना। देखो सैलरी ऑफ पार्टनर, हाँ सर। हमको सब देखो जो हम यहाँ पर अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो सब फर्म की बुक्स में सीख रहे हैं, तो फर्म के एंगल से आपको सब चीज़ बोलनी है ना। पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बुक्स बना रहे हो हम, पार्टनर के पर्सनल अकाउंट बुक्स अलग हो सकते हैं, हम फर्म के एंगल से हमें हर बात सोचनी है। तो फर्म क्या बोलेगी, सैलरी ऑफ पार्टनर नॉट पेड, फर्म ना पे करेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल फर्म विल नॉट पे, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, श्रेया बताइए। Not charged. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर नो Not paid. नॉट पेड, नहीं यहाँ भी 6%. Sorry 6%. हाँ 6% विल बी पेड, है ना। तो ये लोन बाय पार्टनर है, मतलब पार्टनर ने फर्म को दिया है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, रिमी आप बताइए। सर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वल इक्वल होएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, श्रेया आप बताइए। नॉट चार्ज, नॉट पेड नॉट चार्ज। नॉट चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा फर्म को, हाँ है ना, या पार्टनर देगा इंटरेस्ट फर्म को, तो फर्म की इनकम है ये बात समझ लेनी है, फर्म की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, रेमी आप Sir? बताइए। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, पॉइंट नंबर एफ। नहीं देखो, लोन गिवन टू पार्टनर, इंटरेस्ट पार्टनर, ऑन लोन गिवन टू पार्टनर हाँ जी, तो 6% चार्ज होगा। नहीं 6% Not नहीं होगा, charged. नॉट चार्ज होगा। ये फर्म दे रही है लोन पार्टनर को, ये वाला पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, हाँ नॉट चार्ज है ना, फर्म Question ने matrix पार्टनर को से। दिया है। इसमें कंफ्यूजन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। इसमें कंफ्यूजन होता है, सबको होता है। तो ये क्वेश्चन है जो आपके जो भी शुरू के आपके एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो भी आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे उसमें। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, रीड करिए। पॉइंट नंबर ए का आंसर बताना है, रिमी बताइए पॉइंट ए का। क्वेश्चन दोनों जने पढ़ेंगे। सर महेश रमेश एंड सुरेश आर, सर जोर से पढ़े या फिर मन में? कैसे भी पढ़ लो, जैसे आपको अच्छा लगता है। आंसर जब बताओगे तब जोर से बताना है, वो मन में नहीं बताना है। ओके ओके सर। पॉइंट नंबर ए का आंसर बताना है रिमी को। यस सर। यस सर सर मीन्स महेश wants that interest, सर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो महेश बात गलत बोल रहे हैं, नॉट रमेश और सुरेश की बात बिल्कुल यहाँ ठीक है। ओके, श्रेया बताइए पॉइंट बी का आंसर। No sir, नहीं मिलेगा। सैलरी नहीं पे होगी, ठीक है। सी का बताइए रिमी। महेश सर मिलेगा लोन, इंटरेस्ट ऑन। ओके, ये लोन किसने किसको दिया है, मतलब पार्टनर ने फर्म को दिया है, फर्म ने पार्टनर को दिया है? सर फर्म ने पार्टनर को। फर्म ने पार्टनर को दिया है। ओके, तो जब Yes, फर्म sir. पार्टनर को लोन देती है तो तो नहीं मिलता है। कौन सा वाला है इसमें पॉइंट? तो इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट मिलता है। नहीं मिलता, फर्म देती है जब नहीं मिलता। और अगर नहीं। पार्टनर नहीं नहीं फर्म अगर पार्टनर को इंटरेस्ट देती है तो नहीं मिलता है, और अगर पार्टनर अगर फर्म को लोन देती है तो वो इंटरेस्ट तो मिलता है। तो अब इसमें किसने किसको लोन दिया, पॉइंट नंबर सी में? सुरेश सुरेश, पे इंटरेस्ट ऑन लोन, सर सुरेश ने फर्म को। सुरेश ने फर्म को दिया है। ओके, वापस पढ़िए। नहीं नो सर, फर्म ने सुरेश को दिया। अब दोनों में से एक तो बात सही होगी, आप इधर भी बोल दो इधर भी बोल दो। एक लास्ट एक उंगली पकड़ लो, अब कौन सी वाली है? सर फर्म ने सुरेश को फर्म ने दिया। सुरेश को दिया, ठीक है। हाँ तो फर्म ने सुरेश, अब इस पे लोन होगा, इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा?
सर होगा। होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, देखो सर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं सर, मिलेगा, फाइनल ठीक है। आंसर। अच्छा, ये सिर्फ ये बात, अगर यहाँ इसके आगे एक पॉइंट लिखा हो कि डीड में लिखा है कि मिलेगा, तब तो मिलेगा ना, हाँ तब यस मिलेगा। तब मिलेगा। ये बात सिर्फ तब हो रही है जब डीड में नहीं लिखा है तब, ठीक है जी। पॉइंट नंबर डी का श्रेया बताइए। सर इक्वल मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, इक्वल मिलेगा। डिजायर द प्रॉफिट शुड बी, यस इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अभी, यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पढ़नी हुई लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज हमारा टाइम हो गया, आज हम यहाँ क्लास क्लोज करते हैं। अभी आज आपका कोई होमवर्क नहीं है, बस जो हमने पढ़ा इसी को आप रिवाइज करेंगे एंड इसी टॉपिक के सॉल्व क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर ये Yes, sir. क्वेश्चन 3 का हम नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर, थैंक यू सर।